मिर्जा इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, यानी कि मोहम्मद इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, ये पूरा नाम इनका मौजूद है। लेकिन 295C के हवाले से ये पहला फतवा मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा मौलाना तारिक मसूद साहब पर भी इसी तरीके के फतवे की बात हुई कि इनके ऊपर ये फतवा लगाया गया और फिर उनके बाद ये दफात की बात कही गई कि उन्होंने गुस्ताखी की। अब ये गुस्ताखी का मामला दर हकीकत क्या है, ये उठता कहां से और सवाल क्या है। और दूसरी बड़ी बात ये देखिए कि मौलाना ताहिरुल कादरी हो, मौलाना तारिक मसूद साहब हो, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब हो, या फिर आप उस फहरिस्त के अंदर मौलाना इलियास कादरी साहब को भी लगा सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसी फहरिस्त के अंदर यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तमाम बड़े उलमा इकराम कहलाते हैं, ये बड़े तमाम मजहबी स्कॉलर कहलाते हैं, या फिर इनके पीछे एक बहुत बड़ी फॉलोइंग मौजूद है कि जो मजहबी बुनियादों पर है। और इन सब के ऊपर बारहा इस बात में एक बात कही गई कि इन्होंने तौहीन मजहब की है या फिर इन्होंने किसी और हवाले से गुफ्तगू की है। मगर इन सबसे पहले आपको हालिया वाकयात को जानने की जरूरत है और जो बुनियादी सवाल हम उठाएंगे उस सवाल का जवाब भी ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक ही सवाल से बनता है। अमूमी तौर पर उलमा इकराम से इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं कि जिसकी वजाहत करना या जिसके बारे में बताना वो जरूरी समझते हैं। बज़ औक़ात ऐसा होता है कि उलमा इकराम कुछ मामलात के ऊपर, चाहे मजहबी स्कॉलर हो, किसी मामले पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसे मौज़ूआत के जिस पर आमतौर पर गुफ्तगू नहीं होती, ऐसे सवालात भी पूछे जाते हैं। मौलाना तारिक मसूद साहब का केस भी कुछ इसी तरीके से था। उनसे जो कुरान पाक के हवाले से सवाल पूछा गया था और उसके बाद उन्होंने जब उसका जवाब दिया तो उस जवाब में फिर कई बातें आना शुरू हुई, फिर उनके ऊपर फतवा लगा और फिर कई चीजें शुरू हुई। उनके ऊपर 295C लगाने की भी बात की गई। लेकिन उनका ताल्लुक क्योंकि एक बहुत ही अहम मसलक के साथ है, उनका ताल्लुक एक बहुत ही अहम मदरसे के साथ है, तो इसलिए फिर कोई ना कोई रास्ता निकल ही पड़ता है। इसी तरीके से अल्लामा शहनशाह नकवी साहब ने भी कई बार ऐसी गुफ्तगू की जो कुछ मसाले को के मानने वालों को या उनसे ताल्लुक रखने वाले कुछ उलमा इकराम ने उसके ऊपर काफी वीडियोस भी बनाई और काफी बातें भी कही। लेकिन वहां पर भी एक बड़ा अहम बात यह थी कि उनके साथ भी एक मसलकी वाबस्तगी मौजूद थी। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी स्कॉलरशिप, जो मजहबी अपने आप को स्कॉलर करार देते हैं, लेकिन उनकी वाबस्तगी किसी मसलक की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि वो एक स्कॉलर्स के तौर पर देखे जाते हैं। जैसे अल्लामा गामदी साहब है। अब गामदी साहब को कोई एक मखसूस फिरका नहीं है, बल्कि वो स्कॉलर कहलाते हैं, मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं और फिर उनके जवाब होते हैं। और इसी वजह से अल्लामा गामदी साहब भी काफी इम्तिहान में रहते हैं, लेकिन वो एक मसलक की बुनियाद उनकी कोई इस तरह से नहीं कही जाती। इसी तरीके से इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली का भी यही मसला है। उनके साथ भी दो मसाइल। एक मसला यह है कि उनसे सवाल जब पूछा जाता है तो जाहिर है वो जवाब देते हैं और आमतौर पर वो जवाब वो देते हैं कि जिससे ज्यादा हवा चलना शुरू होती है। और फिर इसके बाद दूसरा जवाब मामला यह है कि उनका कोई मसलक की वाबस्तगी, अलग से अपना कोई मसलक या कोई अलग से थॉट प्रोसेस नहीं है। उनकी फॉलोइंग जो भी है वो सोशल मीडिया के अंदर मौजूद है। अब आइए इस सारे मामला को समझने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले ये बहस शुरू होती है वहां से कि जब हजरत ईसाई मजहब के अंदर मुसलमानों को और खुसूसी तौर पर खुदा के तस्वुर को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्वुर को किस तरीके से समझा जाता है या जाना जाता है। जब इसका जवाब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली ने दिया तो उन्होंने उनके कुछ हवालाजात का कोट किया। अब वो दुरुस्त हैं या गलत हैं उस पर फिर बाद में कभी बहस करेंगे, लेकिन हम क्योंकि अभी पर बात कर रहे हैं तो अभी सारे सवाल एक उनके जहन में आया या उनसे पूछा गया या वो बताया गया। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर उसका जवाब दिया। अब उसकी वजाहत, उसके ऊपर काफी तनकीद होना शुरू हुई और उसके बाद उसकी वजाहत उन्होंने किस तरीके से दी। मैं क्लिप मालूमाती तौर पर चला रहा हूँ, इसका ताल्लुक किसी भी मसलक की वाबस्तगी या किसी से नहीं है, बल्कि आपकी मालूमात के लिए है कि ये हुआ क्या और किस तरीके से हुआ। तो जरा सा 15-20 मिनट का एक क्लिप जरा सा आप सुन लीजिए ताकि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल समझते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। आपने क्लिप सुना। अब इस क्लिप में ये मामला था कि जब सवाल ये था कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाई मज़हब किस तरीके से देखता है, तो उस पर उन्होंने मुख्तलिफ हवालाजात दिए और फिर उन्होंने कुछ कहीं पर किसी दज्जाल के हवाले से कोई लफ्ज़ कोट किया, कहीं पर उन्होंने कज़्ज़ाब के हवाले से लफ्ज़ कोट किया, कहीं पर उन्होंने कुछ और लफ्ज़ कोट किए, जो कि ज़ाहिर सी बात है जो बहुत ही कट्टर ईसाई हैं, जो कि तसव्वुर को नहीं मानते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते, उनके बहुत सारे मुख्तलिफ नज़रियात हैं। अच्छा ज़ाहिर है कि अगर आप कट्टर उनको देखेंगे तो अगर वो इस्लाम को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तस्लीम करते, कुरान को आखिरी किताब मानते, तो वो ईसाई नहीं होते, वो मुसलमान हो जाते। अब उनके क्या नजरियात है उस पर हम बहस नहीं करते। असल मामला यह है कि उन्हें क्या ये जिक्र करना चाहिए था कि वो उस तरीके से बात करे या ना करे, लेकिन ज़ाहिर है अगर वो सवाल पूछा गया है तो वो एक अलग बुनियाद बनती है। अब इसी बुनियाद पर सबसे पहला मामला शुरू होता है मुख्तलिफ उलमा इकराम की तरफ से। मुख्तलिफ उलमा इकराम के इस हवाले से फतावे आना शुरू होते हैं। उसमें बड़ा अहम नाम खासतौर पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, किसी जमाने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फैक्चर हुआ करता था, अब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है। मौलाना आसिफ अशरफ जलाली साहब, एक बहुत बड़ा नाम समझा जाता है अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से। उनकी तरफ से पहला फतवा ये जारी किया गया कि जनाब ये फतवे की मैं कॉपी आपके सामने रख रहा हूँ और अगर आप चाहें तो मैं उनकी एक वीडियो क्लिप भी पहले आपको सुनवा देता हूँ। ये वीडियो क्लिप उनका हल्का सा 10 सेकंड के हवाले से सुन लीजिए। और वो लफ्ज जो अपनी जुबान से सरकार के बारे में बोले काफिर भी हो जाता है, मुर्तद भी हो जाता है। तो हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C
के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। जब उन्होंने ये फतवा दे दिया तो उसके बाद ये बात शुरू हो गई। और क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, ये मुबारक महीना है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और इस हवाले से काफ़ी जश्न भी मनाए जाते हैं और ज़ाहिर सी बात है जो भी नबी से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए एक मुबारक महीना तस्वुर किया जाता है। तो उस हवाले से काफ़ी एक्टिविटी पाई जाती है। तो अब मामला ये हुआ कि उसके साथ-साथ कुछ देवबंद मसलक से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम और फिर कुछ अहले हदीस मसलक से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम ने भी कही, जैसे कि ये वाला देखिएगा जिसमें जिक्र किया जा रहा है कि गिरफ्तारी होगी या फिर इन्हें मुल्क छोड़ना पड़ेगा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ। मिर्जा इस मुल्क से या फरार होगा, अगर इस मुल्क में रहेगा तो गिरफ्तार होगा। ये बात तमाम इदारे, तमाम एजेंसियां नोट कर ले। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में ये सिचुएशन वर्स्ट हो गई। अब ये वर्स्ट सिचुएशन का मतलब यह है कि ज़ाहिर सोशल मीडिया पर हर जगह पर इन पर मामला शुरू हो गए और बाकायदा अब एक प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुका। आप इस शख्स को देख सकते हैं जो उनकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तस्वीर को उठाए हुए यूं क्रॉस लगाकर ये गुजर रहा है वहां से। तो इस तरह का प्रोटेस्ट अब शुरू भी हो चुका। अच्छा, जब अल्लामा साहब का फतवा आ चुका और अल्लामा साहब से एक बड़ा नाम तस्वुर किए जाते हैं आसिफ साहब, उनकी काफी फॉलोइंग भी पाई जाती है, तो फिर जहलुम की जो अहले सुन्नत मरकज है और जो दीगर मसाजिद है वहां पर बाकायदा इस बारे में एक इजलास की इतलात आई कि जिसमें कहा गया कि उनके घर के बाहर या उनकी जो कुरान अकेडमी है इंजीनियर की उसके बाहर मुजाहिरा किया जाएगा। अब जब इस मुजाहिरे का ऐलान हुआ तो जाहिर सी बात है डीसी साहब को पता चलता है, कमिश्नर को पता चलता है, पुलिस इंटेलिजेंस को पता चलता है कि जनाब ये प्रोटेस्ट होने वाला है। अब ये मामला क्योंकि शिद्दत इख्तियार कर रहा था, 12 रबीउल का महीना है और इस हवाले से आपको पता है पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया के अंदर एक जश्न का समा होता है। इस समा के दौरान लोगों के जज्बात भी होते हैं, लोगों की चीजें भी होती हैं। तो अब वहां पर ये फैसला किया गया कि इस हवाले से क्या किया जाए, क्योंकि अगर ये मुजाहिरा वहां होता है तो उससे नुक्स अमन का सिलसिला भी हो सकता है। आपको इस तरह के मैं दो बातें बता रहा हूँ। वैसे तो मौलाना तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन जब मौलाना तारिक मसूद साहब पर फतवा आया था और जब उन पर इल्जाम आयद होना शुरू हुए थे तो उसके बाद उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था कि 295C लगाना और इस तरह की बात करना नहीं हो सकता, इसमें हमें थोड़ी सी बर्दाश्त का एलिमेंट रखना चाहिए। तो उसके बाद मौलाना तारिक मसूद साहब और इंजीनियर साहब के दरमियान वो गर्माहट का माहौल नहीं रहा था जो कि मौलाना तारिक मसूद साहब खुद जहलुम गए थे, मुनासरे का मामला किया था। तो ये सारा सिलसिला हुआ। अब यहाँ से उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद राब्ता किया गया पंजाब हुकूमत के आला अफसरान के साथ और फिर बाकायदा इस्लामाबाद में वफाकी इंतजामिया से भी बात की गई। देखिए, सोशल मीडिया पर आजकल एक बड़ी फॉलोइंग का चक्कर है और मौलाना तो नहीं है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग मौजूद है। ये बहुत बड़ी फॉलोइंग के साथ साथ उनके बहुत सारे चाहने वाले उसमें मुख्तलिफ व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हुकूमती नुमाइंदागान हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के भी किसी जमाने में ये डार्लिंग हुआ करते थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से उन्होंने जो कुछ बयान दिए उसमें तहरीक इंसाफ ने इनका सोशल मीडिया पर जहां मजहबी हवालों से मुख्तलिफ मसालिक के लोग उनके खिलाफ बात करने लग गए, वहीं तहरीक इंसाफ ने भी सोशल मीडिया पर एक जोर डाल दिया, क्योंकि पिछले कई दिनों से तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ एक कैंपेन जारी रखे हुए, तो तहरीक इंसाफ का भी एक बड़ा पावरफुल सोर्स हुआ है। अब जाहिर सी बात है अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से इस बारे में काफी बात कही जा रही थी, देवबंद मसालिक के हवाले से बात कही जा रही थी, मसलक के हवाले से बात कही जा रही थी कि जनाब इस हवाले से कोई बड़ा प्रोटेस्ट यकीनी तौर पर होने वाला है। और जिस तरह मरकज अहले सुन्नत जो है जहलुम के अंदर, वहां पर भी इस बात का फैसला हुआ था और ये इतलात हुकूमत को मिलना शुरू हुई। तो अब हुकूमत को जब मिलना शुरू हुई तो उसके बाद फिर ये हुआ कि डीसी साहब जो है वहां के, उन्होंने कहा कि भाई इस मामले को कैसे हल किया जाए। तो FIA को इस बारे में डाला गया और पहले FIA के कुछ नुमाइंदे शाम के वक्त गए कुरान अकेडमी में मौलाना साहब से मिलने के लिए। उन्होंने कहा सर ये कुछ सोशल मीडिया पे बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, हम समझ ये रहे हैं कि आपको चलना चाहिए और जरा सा वहां पर डीसी साहब भी बैठे हैं, उनसे एक मुलाकात कर लीजिए कि क्या मामला आते हैं ताकि इस मामले को रफा दफा कर सके। अच्छा, इस बात का खदशा था कि वहां पर प्रोटेस्टर यानी मुजाहिरीन किसी वक्त भी आ सकते हैं और उससे अमन अमा का मामला खराब हो सकता है और शायद एक मजमा हो तो आप उसको रोकना भी पॉसिबल नहीं होता, उस हवाले से कोई जानी माली नुकसान हो सकते हैं। फिर फैसला ये किया गया कि अब मौलाना साहब को राजी किया जाए कि वो वहां चलकर बात करें। मौलाना साहब को ये नहीं बताया गया कि उन्हें रखा जाएगा। अब जब वहां गए तो वहां जब सिचुएशन मालूम होना शुरू हुई, हालात मालूम हुई, तो ये मालूम अंदाजा हुआ कि वहां पर कुरान अकेडमी के बाहर किसी वक्त भी मजमा हो सकता है और मुतफक के तौर पर ये शाम मगरिब के बाद ये या इशा के बाद ये मामला हो सकते थे। तो उसमें यह तय किया गया कि इस वक्त मौलाना साहब के खिलाफ क्योंकि कोई बाकायदा मुकदमा दर्ज नहीं है। देखिए, एक दो बातें होती है, इन्हें आज से 5 साल पहले 2020 में जब गिरफ्तार किया गया था तो इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमे के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था, फिर इनका रिमांड हुआ था, फिर इनको इनकी रिहाई हुई थी। लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन अभी कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन फतवा जारी था। दो बातों में फर्क रखिएगा, मौलाना साहब का फतवा जारी था, मौलाना आसिफ साहब का फतवा जारी था, लेकिन इसमें कोई अभी तक लीगली कानूनी तौर पर कोई ऐसा मामला नहीं था कि जिस पर कह सके मजहबी बुनियाद पर था। अच्छा, ये अलग बहस है कि सरकार अपनी मुद्दत में कर सकती है, लेकिन जाहिर दोनों तरफ की फॉलोइंग है तो सरकार इस मामले को नहीं देखना चाहती थी। अब जाहिर अमन का सिलसिला था और लोगों को कंट्रोल भी करना था, तो उसमें फिर बाद में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और आला इदारों की मदद से बात तय हुई कि मौलाना साहब को यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे नुक्स अमन के नाम पर 3 MPO के तहत इन्हें गिरफ्तार किया जाए। आमतौर पर 3 MPO को चैलेंज किया जा सकता है और अब 3 MPO की कोई वैल्यू नहीं है, खासतौर पर जब तहरीक इंसाफ ये कई लोगों को 3 MPO में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने उन सबको रिहा कर दिया था, सिंध हुकूमत में भी 3 MPO, लेकिन ये कुछ हालात पर भी होता है। तो अभी जो सूरत हाल समझ में आ गई, इसमें कम से कम रबीउल अव्वल के वक्त तक तो ये इम्कान नजर नहीं आता कि हुकूमत 3 MPO के तहत जो मुकदमा है उसमें इन्हें रिहाई दी या रिहाई की तरफ पॉसिबिलिटी हो। कम से कम
15-20 दिन तो ये मामला चलता रहेगा। अब जो इसमें बुनियादी सवालात हैं वो चंद अहम सवालात हैं। पहली बात ये कि ये क्यों ज्यादा शिद्दत के साथ हो रहा है कि उलमाए किराम पर ही फतवे जारी किए जा रहे हैं और उलमाए किराम पर फतवे जारी करने वाले भी उलमाए किराम हैं, और उसके बाद फिर ये मामला शिद्दत इख्तियार कर जाता है और फिर ये अमन अमान की तरफ चला जाता है। अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो गुज़िश्ता 14 साल में ऐसे एक आध वाक़यात नहीं है, कई वाक़यात हैं कि जिसमें मुख्तलिफ उलमाए किराम के दरमियान मौजूद कुछ इख्तलाफात, यानी कि कुछ दीनी इख्तलाफात की बुनियाद पर इस तरह के एक दूसरे के खिलाफ फतवे जारी होते रहे। ये माजी का एक बड़ा तारीख हिस्सा है। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ ये मौजूदा दौर में भी हो रहा है। अगर आप एक मसलक के उलमाए किराम दूसरे मसलक के उलमाए किराम को तस्लीम नहीं करते और फिर ये मामला होता है। अच्छा, जब क्योंकि उलमाए किराम के दरमियानी इल्मी बहस को फिर ये तसव्वुर कर लिया जाता है कि जनाब ये बाकायदा दीन के खिलाफ बात है। पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी पाकिस्तान के उलमाए किराम हैं उनमें से कोई भी, जो बड़े मसालिक के उलमाए किराम हैं उनमें से कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कुरान करीम की आयत के खिलाफ जाए, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर कोई ऐसी बात करे, नासिबा बात करे, या अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के मुतल्लिक़ कोई ऐसी बात करे, या सहाबा किराम के मुतल्लिक़ कुछ इस तरह की गुफ्तगू करे। मामला सारा ये होता है कि ज़ाहिर हर एक की अपनी, ये मामला सारा ज़्यादातर शुरू होता है सवालात से, और जब सवाल पर सवाल होते हैं तो बहुत सारी जगहों पर वो जो बात कहना चाहते हैं उनकी तशरीहात में इख्तलाफ होता है और फिर ये इख्तलाफ की बुनियाद मज़ीद संगीन होती जाती है। तो इज्तिहाद इसका बेहतरीन रास्ता होता है। अब मौलाना साहब के हवाले से जो सूरत हाल थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसको ज़्यादा मजहबी शिद्दत के साथ भी देखते हैं। कुछ उलमाए किराम के साथ साथ कुछ उनके फॉलोअर्स हैं, वो अगर आप सोशल मीडिया पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, तो आप उनके दरमियान भी एक क्लैश की सूरत हाल बनती जा रही है। जो ज़बान का इस्तेमाल है वो ज़बान का इस्तेमाल आमतौर पर सख्त तनकीद के बाद गालन गलोच और गालन गलोच के बाद कत्ल की धमकियों तक भी आ जाता है। तो ये सिलसिला एक जारी है। अब इसमें हुकूमत क्या फैसला करती है, उलमाए किराम क्या फैसला करते हैं और उसके बाद अदालत क्या फैसला करती है, सबकी निगाहें उसी तरफ मौजूद हैं। और जो सोशल मीडिया बहस है वो अपनी जगह पर जारी है। लेकिन सवाल फिर वहीं पर बनता है कि ये सवालात से ही उठने वाला तूफान आखिर जवाबात को समझे बगैर किस तरीके से कहाँ तक पहुंच जाता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में ये बात की थी कि ये इल्मी गुफ्तगू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तारीखी हवालों के हवाले से और मौजूदा जो वाक़या हुआ है उसकी तफसीलात है। क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, हम क्योंकि ज़ाहिर है हमारे अपने अकायद ये हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कोई भी इस तरह की गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि वाक़यात की सीरीज़ क्या है और किस तरीके से। बिल्कुल सच फैक्ट खबर जानने के लिए